नमस्कार दोस्तों, प्रभात खबर की चुनावी चर्चा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 7वें और अंतिम चरण के मतदान के दौरान जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है, उसके बारे में कि वहाँ का क्या सामाजिक समीकरण है, किस उम्मीदवार की बढ़त ऐसी लग रही है, जो चुनाव में जीत हासिल कर पाएँगे शायद और कौन उम्मीदवार उनके ठीक पीछे हैं और वो भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सामाजिक समीकरण किसके पक्ष में झुका हुआ है या किस उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है, इन संभावनाओं पर और जो हम लोगों ने उस ग्राउंड से लोकसभा क्षेत्रों से जो सूचनाएँ मिली हैं या खुद हम लोग गए हैं वहाँ, उसके आधार पर यह चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं 6 चरणों के दौरान 32 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं बिहार में और 8 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। ये 8 सीटें हैं नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम जो सुरक्षित है, काराकाट और जहानाबाद। इन 8 में से 3 ऐसी सीटें हैं जहां 2019 में जीते उम्मीदवारों की उम्मीदवारी 3 सीटों पर वहां अब इस चुनाव में नहीं रही। जैसे बक्सर में अश्वनी चौबे जीते थे पिछले चुनाव में, इस बार मिथिलेश तिवारी भाजपा के उम्मीदवार हैं। इसी तरह सासाराम में शिवेश राम को उतारा गया है भाजपा की ओर से। पिछले चुनाव में यहां से छेदी पासवान ने जीत दर्ज की थी और इसी तरह से हम देखें कि काराकाट की सीट जो जदयू ने जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में, वहां से महाबली सिंह थे। इस बार वह सीट और उम्मीदवार दोनों बदल गए, सीट चली गई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, जो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सीट है जहां से भोजपुरी गायक और फिल्म स्टार पवन सिंह का मुकाबला है। यहाँ से भाकपा माले के राजा राम सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन 8 सीटों पर जो परिदृश्य है वो काफी रस्साकसी और टक्कर वाली सीटें मानी जा रही हैं। कौन जीत जाए, कौन हार जाए, इसके बारे में अनुमान लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो हम बात शुरू करते हैं नालंदा सीट से। हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, इन 8 सीटों में हम लोग चर्चा करते हैं नालंदा सीट को लेकर। नालंदा सीट पे चौथी बार एनडीए ने कौशलेंद्र कुमार को, जो जदयू के उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव प्रत्याशी बनाया है। और वहां महागठबंधन ने जो पालीगंज, पटना जिला का पालीगंज इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक हैं डॉक्टर संदीप सौरभ, उनको महागठबंधन का भाकपा माले के उम्मीदवार हैं वो। तो वहां आमने सामने की टक्कर है और दोनों पक्षों से एक और एनडीए के पक्ष में मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने खुद कई सभाओं को संबोधित किया, रोड शो किया। तो महागठबंधन के पक्ष में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन लोगों ने भी कई सभाएं की। अब देखना यह है कि नालंदा में कल सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू होगी तो उसपे क्या असर दिखता है। चुनाव के पहले वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो रोड उनका शो भी गृह हुआ था जिला भी है, जी। वहां रोड शो हुआ और 2 दिनों तक उनका रोड शो हुआ। और ये कहते हैं कि उस संसदीय क्षेत्र के, नालंदा संसदीय क्षेत्र के तमाम हिस्सों में वह गए और उन्होंने वोटरों से अपील की कि कौशलेंद्र कुमार को वोट दें। उस इलाके का एक ये खास पहलू है कि चुनाव कोई भी लड़े, प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो या कौशलेंद्र कुमार हो, मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही वो वोट गिरते हैं वहां। तो एक ये खास है, लेकिन इस बार मुकाबला टफ है। मुकाबला टफ होने का कारण वही सामाजिक जो आधार है। एक तो सामाजिक आधार है, जैसे महागठबंधन की जो सीटें हुई, सीटों का बंटवारा हुआ, कैंडिडेट का जो ऐलान हुआ, चयन हुआ, वो एक बड़ा फैक्टर है जिसमें उन्होंने सामाजिक समीकरण को अधिक से अधिक गोलबंद करने की कोशिश की। दूसरी ओर एनडीए के पक्ष में उनके जो नेताओं का दावा है कि जो 2019 में जो उनके कोर वोटर थे वो हमारे साथ इंटैक्ट है। तो ये एनडीए का दावा है। महागठबंधन ने अपनी ओर से कोशिश की है जो और अधिक वोट उनके कुनबे में जुड़े। अब हम चलते हैं पटना साहिब की सीट पर। यहाँ रविशंकर प्रसाद
भाजपा के उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस की ओर से अंशुल अभिजीत, जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रही मीरा कुमार, उनके पुत्र हैं, और वो पटना साहिब से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मुख्यतः माना जा रहा है कि यहाँ भी मुकाबला आमने सामने का ही है। रविशंकर प्रसाद भाजपा की ओर से है और कांग्रेस से अंशुल अभिजीत। मिथिलेश जी। देखिए, पटना साहिब लोकसभा सीट की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो बिहार से 10-12 प्रतिष्ठा वाली हॉट सीट है उसमें पटना साहिब शामिल है। इसलिए कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता या जो बड़े दिग्गज पार्टी के जो रणनीतिकार नेताओं में से एक है रविशंकर प्रसाद, यहाँ से उम्मीदवार हैं। वो दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो केंद्र में मंत्री भी थे। कांग्रेस ने उनको पटकनी देने के लिए या उनकी जीत का रास्ता रोकने के लिए अंशुल अभिजीत को मैदान में उतारा है। अंशुल अभिजीत का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। वो बाबू जगजीवन राम के नाती होते हैं, मीरा कुमार के बेटे होते हैं, और उनकी दादी सुमित्रा देवी जो बिहार की पहली महिला मंत्री भी रही है। तो इनका ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। लेकिन एक ये उसका दूसरा पहलू भी है कि अंशुल अभिजीत का पटना से उतना नाता नहीं रहा है। ये दिल्ली वगैरह इनकी पढ़ाई अचानक चुनाव लड़ने आए हैं वो। तो ये तो अलग मुद्दा है, क्योंकि जो पक्ष और विपक्ष का वोट होता है वो चूंकि मुकाबला आमने सामने का है तो टक्कर अच्छी है। पाटलिपुत्रा को लेकर आपके पास क्या खबर है? पाटलिपुत्रा में हम स्थिति जो देख रहे हैं, रामकृपाल यादव जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। इस चुनाव में 3 पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव में है। इस 8 सीटों पे एक रामकृपाल भी हैं, उसमें रामकृपाल यादव भी हैं, दूसरे रविशंकर प्रसाद हैं और तीसरे उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो रामकृपाल यादव की तीसरी बार टक्कर जो है वो मीसा भारती, जो राज्यसभा की सदस्य हैं अभी और लालू प्रसाद जी की पुत्री है, तो उनसे मुकाबला होने जा रहा है। इस सीट पे एक खास ये है कि दोनों एक ही समुदाय यादव समुदाय से आते हैं। तो एक बड़ा जो कोर वोट है यादव सब मतदाताओं का, उसमें दोनों की दावेदारी है और कितना वो डिवीजन होता है वो हार जीत का फैसला डिसाइड करेगा। और दानापुर का जो शहरी मतदाता है वो भी एक फैक्टर है। तो इन दोनों को मिलाकर ही वहां हार जीत का फैसला होगा। 2014 की बात हो या 19 की बात हो, यहाँ मीसा भारती उस चुनाव में भी खड़ी थी। 2014 से पहले, ठीक चुनाव के पहले तक रामकृपाल यादव राजद के वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे और टिकट को लेकर ही दोनों के बीच में विवाद हुआ। रामकृपाल यादव अचानक भारतीय जनता पार्टी के कैंप में पहुंचे और उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, टिकट मिल गया। इधर मीसा भारती भी अड़ी थी, मीसा भारती को राजद ने टिकट दिया। तो पिछले 3 चुनाव से 2014, 19 और 2024 में आमने सामने का मुकाबला रामकृपाल यादव और मीसा भारती में हो रही है। अब देखना होगा कि जो बाकी यादव समुदाय, जैसा कि आपका कहना है, यादव समुदाय के अलावा जो जातियां हैं, सवर्ण जातियां हैं, बड़ी संख्या में ईबीसी की संख्या है, जी जी, इनका रुझान किस उम्मीदवार के पक्ष में होता है? अगर इस वोट को एकीकृत जो भी उम्मीदवार अपने पक्ष में करने में कामयाब होंगे, उनको बढ़त मिलेगी, उनकी जीत की संभावना उतनी ही प्रबल और मजबूत होगी। अब हम चलते हैं आरा लोकसभा सीट पर चर्चा करते हैं। आरा में केंद्र सरकार के मंत्री आर.के. सिंह हैं और उनके मुकाबले यहाँ से सुदामा प्रसाद, जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं, उनको उतारा गया है, जो खुद विधायक भी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिन पार्टी, भाकपा माले के वो उम्मीदवार हैं सुदामा प्रसाद। भाकपा माले को महागठबंधन में जो 3 सीटें मिली हैं उसमें एक आरा भी है, एक काराकाट है और एक नालंदा है। तो आरा में मुकाबला बहुत ही कड़ा मुकाबला है, टफ है। हालांकि आर.के. सिंह तीसरी बार वो चुनाव जीतेंगे अगर जीतते हैं तो। 2014 में भी जब उन्होंने केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी की नौकरी रिटायर होने के बाद पहली बार वो बने, वहां के सांसद उम्मीदवार बने, सांसद जीते भी। दूसरी बार भी उनका मुकाबला 2019 में भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव से हुआ। हालांकि जीत का अंतर ज्यादा का रहा, लेकिन मुकाबला उस समय भी टफ था। इस बार चूंकि आमने सामने की लड़ाई है तो ज्यादा कॉन्टेस्ट टफ दिखता है। और सुदामा प्रसाद वहां के स्थानीय हैं, वहां के विधायक हैं, तरारी जो विधानसभा सीट है, और उनके पक्ष में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, यहाँ तक कि राहुल गांधी की भी सभा हुई है। तो ये उनके पक्ष की बात है। अब मतदाताओं
को देखना है कि कितना गोलबंद वो किसके पक्ष में खड़े होते हैं इस पे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भी वहां सभाएं हो चुकी जी हैं। जी, आसपास में कई अमित शाह की सभा हुई, राजनाथ सिंह की हुई, प्रधानमंत्री भी उस एरिया में गए, शाहाबाद तो में गए, शाहाबाद में हुरानाबाद। गए। जी। तो इसका असर वो चुनाव में दिखता है या नहीं दिखेगा, ये तो कल और एक 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुकाबला, आप किसी के हार और जीत को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति है। वो मुकाबला बिल्कुल। आमने सामने का है, मार्जिन पिछली बार के हार जीत से थोड़ा सा कम रहने की ये लगता संभावना है कि जो भी सामाजिक समीकरण को साध लेगा, उसकी राह आसान हो सकती है। जी बिल्कुल। बात भले ही विकास के मुद्दे पे शुरुआत हुई हो, लेकिन वोट अंततः बूथ पर जाते जाते वो जातिगत गोलबंदी जिसके पक्ष में होगी, अधिक से अधिक वो जीत का सेहरा बांधेगा। आरा से सटे और उत्तर प्रदेश की सीमा से भी सटा ये क्षेत्र है बक्सर। बक्सर लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा ने पिछले चुनाव के विजेता अश्वनी चौबे को इस बार टिकट नहीं दिया और वहां से उतारे गए हैं मिथिलेश तिवारी, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं और वहां से विधायक भी थे। वैकुंठपुर विधानसभा सीट से। बैकुंठपुर से वो विधायक थे, उनको बक्सर लाया गया है। और यहाँ सुधाकर सिंह राजद के उम्मीदवार हैं, जो जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे हैं। और जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें ये कृषि मंत्री भी थे। तो बक्सर में भी काफी ऐसा कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी दिलचस्प है और टक्कर वहां बहुत ही मजबूत स्थिति में है। देखिए, बक्सर में जो स्थिति है वो है, दोनों उम्मीदवार जो एनडीए के उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी और जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं महागठबंधन से सुधाकर सिंह, दोनों नए हैं उस इलाके के लिए। पहली बार नए इन द सेंस जो पहली बार बक्सर लोकसभा से वो उम्मीदवार बने हैं। बक्सर में अश्वनी चौबे को किनारे करके या उनको इनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। 2019 में अश्वनी चौबे जीते थे और अपोजिशन में विपक्ष में सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह उम्मीदवार थे। तो इस बार जगदानंद सिंह के बेटे को उम्मीदवारी दी गई है। मुकाबला वहां भी टफ है, लेकिन उसमें 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन बनाने के लिए वो चुनाव मैदान में है। जैसे आनंद मिश्रा, जो भारतीय पुलिस सेवा से नौकरी छोड़कर वो उम्मीदवार बतौर निर्दलीय हैं। ददन पहलवान, जो वहां से हर एक चुनाव में खड़े होते रहे हैं, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और बसपा ने एक अनिल सिंह को उतारा है चुनाव में। तो ये 3 उम्मीदवार इन दोनों से अलग हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मतदाता अब इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो हार जीत के करीब पहुंचने वाले उम्मीदवार के ही पक्ष में खड़े होंगे। मैं किसी की उम्मीदवारी को दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो स्थिति मुझे वहां दिख रही है वो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के बीच ही होता दिख रहा है। अब ये है कि तीनों जो उम्मीदवार हैं, ददन पहलवान, आनंद असम मिश्रा, काडर के जो आईपीएस अधिकारी रहे, थे जी, आनंद मिश्र जी, और अनिल सिंह, जी, ये कितना वोट काट पाते हैं, अपने पक्ष में डालते हैं, अपने पक्ष में डाल पाते हैं। तो इनके वोट के हिसाब से उन दोनों उम्मीदवारों, मतलब मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह पर की सेहत पर फर्क पड़ सकता है। ऐसी बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा ही। अगर ददन यादव के पक्ष में जितने वोट पड़ेंगे वो राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान करेगा और आनंद मिश्रा के पक्ष में जितने वोट आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगा, ये तो निश्चित है। बसपा चूंकि यूपी से सटा हुआ इलाका है, तो बसपा हार जीत के लिए नहीं, वो अपने वोट प्रतिशत के लिए, जैसा मेरा आकलन है, वो लड़ते तो सभी उम्मीदवार जीत के लिए ही है, लेकिन मेरा आकलन है कि वो वोट प्रतिशत, उनको जो भी वोट मिलेगा उनके राजनीतिक कद के लिए वो अच्छा होगा। सासाराम में जो दोनों उम्मीदवार हैं, सीवेश राम और मनोज कुमार, ये दोनों पहली बार लोकसभा का सासाराम की भी बक्सर जैसी ही स्थिति है। सासाराम का देश दुनिया में नाम इसलिए है कि वहां से बाबू जगजीवन राम कई बार चुनाव जीतते रहे वहां से, और मीरा कुमार, उनके बाद मीरा कुमार ने भी प्रतिनिधित्व किया। 2019 में छेदी पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते और मीरा कुमार दूसरे नंबर पर रही। इस बार मीरा कुमार ने कांग्रेस आला कमान से कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, तो उनकी जगह मनोज कुमार को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने सीवेश राम, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल जी के बेटे हैं, वो उनको उम्मीदवार बनाया। तो दोनों की उम्र के हिसाब से देखें तो करीब समान आसी पास के हैं, वो तकरीबन युवा हैं पिछले उम्मीदवारों की तुलना में, और वो कड़ी मेहनत भी उन दोनों ने किया है। वहां भी राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं हुई है, तेजस्वी यादव वगैरह भी गए हैं। तो अब देखना है कि मतदाता किस, यहाँ जीते कोई भी पहली बार के ही वो सांसद होंगे।
पहली बार लोकसभा में जी पहुंचेंगे। जी जी काराकाट सीट भी काफी चर्चा में है, काफी सुर्खियों में है, और इसका एक कारण तो ये है कि पवन सिंह, जी जो भोजपुरी के लोग गायक, भोजपुरी के गायक, हालांकि उनकी गायकी और उनके कंटेंट पर काफी सवाल भी उठता रहा है, तो वो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह, जी। भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। काराकाट को लेकर भी काफी चर्चा होती रही है। काराकाट का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है पवन सिंह के आने से। पवन सिंह को पहले भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल पश्चिम बंगाल की जो सीट है उससे उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अचानक पवन सिंह ने उसे वापस कर दिया। अब उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, और जब काराकाट के लिए नॉमिनेशन शुरू हुआ तो पहले तो उन्होंने पवन सिंह बतौर निर्दलीय आए और साथ में अपनी माताजी का भी नॉमिनेशन किया। हालांकि वो चुनावी जानकार बताते हैं तकनीकी कारणों से कि उनका नामांकन रिजेक्ट ना हो, इसलिए माताजी को बनाया गया। बाद में उन्होंने वापस भी ले लिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी से भी निकाल दिया है। खबर यह है कि बहुत मनाने की कोशिश की गई, लेकिन पवन सिंह माने नहीं। अब है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो इस बार एनडीए का पार्ट है। वो उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले भाकपा माले ने राजा राम सिंह, जो पार्टी के कैडर से जुड़े हुए हैं, अच्छी पकड़ है उनकी, पूर्व विधायक भी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। अब वो दोनों पक्षों की गोलबंदी है। पवन सिंह कितना वोट काट पाते हैं। पवन सिंह को जो वोट मिलेगा वो एक तरह से माना जा रहा है कि वो एनडीए के खाते का वोट होगा, तो एनडीए को उससे नुकसान हो सकता है। ये स्थिति है काराकाट की। काराकाट से लगी हुई सीटें हैं आरा और बक्सर तो, और सासाराम। तो कहीं ना कहीं उसका उस क्षेत्र के जो जातिगत समीकरण का जो एक्शन होगा, उसका असर इन तीनों सीटों पे भी पड़ सकता है। मध्य बिहार की एक और सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, जहानाबाद। यहाँ जदयू ने अपने निवर्तमान सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को पुनः उतारा है चुनाव मैदान में, और उनके मुकाबले 2019 में सुरेंद्र यादव खड़े थे राजद से। इस बार राजद ने पुनः उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जहानाबाद सीट को लेकर भी काफी वहां लड़ाई कशमकश काफी तेज है, और बसपा से अरुण कुमार, पूर्व सांसद जो जहानाबाद से ही रह चुके हैं, वो इस बार चुनाव मैदान में है। तो कमोबेश यहाँ भी लड़ाई त्रिकोणात्मक दिख रही है, लेकिन ये भी है कि आमने सामने का अंततः मुकाबला होने जा रहा है। जी, जहानाबाद में महागठबंधन इस बार बहुत ही होपफुल है। उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में मात्र 1800 मतों से जदयू के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जीत हुई थी। इस बार विरोध भी हुआ है, लेकिन जदयू ने चंदेश्वर चंद्रवंशी पे ही भरोसा जताया और उन्हें उम्मीदवारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कई सभाएं हुई हैं, जदयू के कई नेताओं ने वहां कैंप किया है। तो अंततः जो है मुकाबला चंदेश्वर चंद्रवंशी और राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो है राज्य के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं के बीच होता दिख रहा है। लेकिन अरुण कुमार की उम्मीदवारी को भी किनारे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो स्थानीय हैं और उन्होंने बसपा के टिकट से इस बार उन्होंने उम्मीदवारी दी है। तो अरुण कुमार के पक्ष में जितने वोट आएंगे, वो माना जा रहा है कि वो एनडीए के को नुकसान हो सकता है वो वोट से, और अगर वो एनडीए को नुकसान होता है तो इसका सीधा लाभ राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। लेकिन अभी भी 10-12 घंटे बाकी हैं। क्या होता है, कैसे वोटर किस ओर टर्न होता है, वो देखना होगा। धन्यवाद मिथिलेश जी। इन 8 सीटों पर जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, पिछले चुनाव में सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। भाजपा और जदयू के उम्मीदवारों ने यहां से जीत हासिल की थी। इस बार कल जो मतदान होने वाला है, वो क्या नतीजा लेकर आता है, यह 4 तारीख को पता चलेगा। काउंटिंग के दिन के ये जो मध्य बिहार और पटना का जो इलाका है, शाहाबाद का जो इलाका है, यहाँ के मतदाता अपना क्या जनादेश देते हैं। हम पुनः चुनावी चर्चा को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।